नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मैं ये कोई कैसी बात बोल रहा हूं? भारत के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो। तो उनके बारे में ये बोलना ही बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैंने पूरा नाम इसलिए लिया कि 12 वर्ष के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या गांव और गरीब की कीमत चुकानी पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है। प्रधानमंत्री एक तरफ, आज अगर कोई दूसरी सरकार होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर एक तरफ तलवार लटका दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां तलवार लटका दी हैं। कह रही है सिग्नेचर करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिग्नेचर नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला हो गया। भारत सरकार ने डिप्टी इंचार्ज जो विदेश मामलों के, विदेश अफेयर्स के हैं, उनको, अमेरिकी अधिकारी को बुला करके हड़का दिया, कह दिया कि ये चलेगा नहीं। लेकिन अभी ये जून चल रहा है। जुलाई में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की जो चर्चा हो रही है, उसके साइन होने की संभावना है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि सारे विवाद को एक तरह से हल कर लिया गया है, अब कोई डिस्प्यूट नहीं है और हम लोग सही समय पर सिग्नेचर का आदान प्रदान कर लेंगे और हमारा सिग्नेचर हो जाएगा। ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हो जाएगा। लेकिन उसमें एक खेल है। आप सबने उस विवाद को देखा भी होगा। मोदी अड़े हुए हैं एक मुद्दे पर कि ठीक है, और जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया भी है कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां मेरे खिलाफ माहौल बनाएंगी। आज जो देश में मोदी को फांसीवादी कहा जा रहा है, मोदी को तानाशाह कहा जा रहा है, मोदी की कुछ गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि जब वो नेता का चयन करते हैं तो बहुत ही मीडियोकर किस्म के नेता को आगे बढ़ाते हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें वो योग्यता नहीं होती है, अपने आसपास बहुत योग्य लोगों को नहीं रखते हैं। ये सारी बातें आप कह सकते हैं और इसमें उनका मोनोपोली चलता है। ये सब आप कह सकते हैं, ये चल सकता है। लेकिन मोदी पूरी तरह से फांसीवादी हैं, ऐसा प्रतीत होता नहीं है। अगर मोदी फांसीवादी होते तो मोदी के साथ इतने घटक दल साथ में नहीं होते। साथ में हैं, अब आप कह सकते हैं कि नहीं, घटक दलों की परेशानी है, उनकी मजबूरी है इनके साथ। अरे मजबूरी कुछ नहीं है, वो दूसरे घटक में जा सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि दूसरे घटक में जाने का नुकसान है। तो वेस्टर्न मीडिया अभी से जुलाई के आखिर तक, जो अंदर की खबर है, जुलाई आखिर तक लास्ट असॉल्ट करने जा रहा है मोदी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने फंसा दिया है और अमेरिकी सीनेट ने फंसा दिया है। अमेरिकी सीनेट ने कह दिया है कि ईरान के खिलाफ जो आपका वॉर है, इसको बंद कीजिए, जैसे तैसे बंद करना है, बंद कीजिए, हम इसमें बर्न हो रहे हैं। हालांकि इसमें फायदा हो रहा है, उनको पैसे कमा रहे हैं, वो बना रहे हैं वो, क्योंकि बहुत सारे देशों को वो माल बेच रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ ही क्यों ना हो, बेच रहे हैं और वो पैसे बना रहे हैं। इस युद्ध से अमेरिका अकेला देश है पूरी दुनिया में जो इजराइल ईरान अमेरिका वॉर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। उसको कोई नुकसान नहीं है, उसका जीडीपी स्थिर है। चाहे वो जीडीपी ग्रोथ रेट 2.2 ही 2.5 हो, 3 पॉइंट नीचे से कम हो, लेकिन 3 से नीचे हो, लेकिन उनका जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर है। लेकिन बाकी दुनिया का ग्रोथ रेट सब इफेक्टेड हो रहा है। यूरोप का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, चाइना का ग्रोथ रेट कम हो रहा है, भारत का ग्रोथ रेट कम होने का अनुमान है। आरबीआई ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डिप कर सकता है।
लेकिन इसको, इस ग्रोथ रेट को, इस ग्रोथ इंजन को बहाल करने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन मोदी का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में भी कुछ फ्लॉ है। उस फ्लॉ की वजह से हो सकता है कि ये ग्रोथ रेट हासिल न कर पाए, या जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको भारतीय इकोनॉमी नहीं झेल पाए। और इंटरनेशनल प्रेशर एनर्जी को लेकर के सबसे बड़ा है, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने ही वाला है। तो आप ये मान के चल सकते हैं, जिसके बारे में अभी सारे लोग कह रहे हैं, कि भारत एक नए आर्थिक झंझावातों के दौर में प्रवेश कर गया है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला शांत नहीं हुआ तो भारत में आर्थिक हालात और खराब हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज कर सकता है, प्रोडक्शन डिप कर सकता है, और नए उद्यम आ नहीं सकते हैं। तो जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ तो फिर इनकम कम होगा, और फिर इनकम कम होगा तो एक भयंकर रिसेशन के सर्किल में भारतीय अर्थव्यवस्था फंस सकती है। अब ये तो एक ऐसी बात है जिसको आप सभी जानते हैं। नई बात उसमें क्या है? नई बात मित्रों ये है कि इस सब के पीछे का एक ही खेल है, भारत अमेरिकी ट्रेड डील। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तोहफा देना चाहते हैं, बड़ा तोहफा, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्थव्यवस्था का, वो डगमगा रहा है, वोल्केनो पर बैठा हुआ है, समझ लीजिए ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, सुनामी आने वाली है। वहां भी आप समझिए, अगर उस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं किया गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ज्वालामुखी में फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा बबल उसका भी इंतजार कर रहा है। तो वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तलाश रहा है जहां वो अपने माल को डंप कर सकें, बेच सकें। युद्ध भूमि में उनके माल बिक रहे हैं, चाहे यूक्रेन रसिया का वॉर हो, उनका माल बिक रहा है। लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। वही कंपनी रिपब्लिकन को भी फंड करती है, वही कंपनी डेमोक्रेट को भी फंड करती है। इसी तरीके से फार्मा का बहुत बहुत प्रॉफिट में नहीं है। पोस्ट कोविड जो उनकी अपेक्षा थी कि फार्मा बहुत प्रॉफिट में जाने वाला है, ऐसा नहीं है। फार्मा के जो मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के लोगों के मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है देश विदेश में। और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था फार्मा में, दवाइयों का। अब उनके ऊपर भी बीच में टैरिफ लगा दिया था उन्होंने, उसका इफेक्ट हो रहा था, लेकिन अब तो टैरिफ हट गया है। तो वो सारे फार्मा भी प्रभावित होंगे, जो डिफेंस सेक्टर है वो प्रभावित होगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकी प्रशासन पूरी ताकत लगा रही है कि विश्व का ऐसा कौन सा बाजार है जो अमेरिकी एग्रीकल्चर के लिए खोल दिया जाए। और अगर एक बार वो खुल गया तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर का उनके लिए बाजार नहीं खुलेगा, पूरी संस्कृति खुल जाएगी। और जिस देश में वो एंटर करेगा, फिर वो कालांतर तक उस देश को, उस अर्थव्यवस्था को अपना शिकार, अपना गुलाम बना लेगा। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब ये जो मॉल संस्कृति अपने यहां आई, वो वहीं से उठ करके आई थी। जो हमारे घरेलू बाजार थे वो बंद होने लगे, और इसका असर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में हुआ। याद कीजिए, उस वक्त जस्टिस सवरवाल थे, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था। उन्होंने जो कहा कि ये जो रेसिडेंशियल इलाके में दुकानें हैं उसको बंद कीजिए, जीना मुश्किल हो रहा है। तो कहाँ जाइए भैया? मॉल में जाइए। और मॉल की परेशानी क्या है कि मॉल अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे मॉल तेजी से बने और तेजी से बिखरना शुरू हो गया। मॉल का अपना जो उसका जो मेंटेनेंस है वो इतना कॉस्टली हो गया है जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां जो शॉप है उसकी उतनी खरीदारी नहीं है, उतनी उसका प्रॉफिट, उतना उतना व्यापार नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है। तो बहुत सारे मॉल आए, बने, बंद हुए, फिर दूसरे मॉल बने, फिर तीसरे। अब कुल मिलाकर के एक दो मॉल ही हैं जो अच्छे से चल रहे हैं, बाकी मॉल की हालत खराब है। लेकिन जो मॉल में पैसा आ गया, जिन्होंने उस वक्त बनाया वो बना के निकल लिए। उनको क्या, जो दुकानें खरीदे वो फंस गए हैं। वो जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे इन्वेस्टर थे, वो फंसे पड़े हैं।
उनका पैसा डूबा, वो दुकानदार जो बिजनेस करना चाह रहे थे उनका पैसा डूबा। अब इसका जो दूसरा प्रारूप है वो अभी सामने आने वाला है और यही मोदी की सबसे बड़ी समस्या है। क्या करें, क्या ना करें, आगे बढ़ें या पीछे हटें, तलवार लटका दी गई है। अमेरिका अभी सबसे अधिक वो ध्यान दे रहा है कि भारत को कैसे अपनी मांद में लाया जाए। अभी फ्री ट्रेड डील हमने यूरोप से किया, फ्री ट्रेड डील हमने इंग्लैंड से किया, तो यहां पर उनकी जो आबादी है उसके हिसाब से हमारी आबादी कई गुना है। तो उनका अगर हमारे पास कोई माल आता भी है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन हमारे माल के लिए 25-30 करोड़ की आबादी मिल जाएगी। उसी तरीके से इंग्लैंड का 5-6 करोड़ की आबादी मिल जाएगी। इन सब के साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है और जब हम चाहेंगे उनके प्रोडक्ट को नहीं लेना हम उसको कर भी सकते हैं, क्योंकि उस तरह से हमारा और उनका बीच में जो डील है हम कभी भी उसके साथ कर सकते हैं, निगोशिएशन को ब्रेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती करते जा रहे हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड डील पर हमने साइन किया है, उसमें कुछ क्लॉजेज हैं जिसके लिए हम तहत हम बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर तलवार लटका दी गई है। अमेरिका चाह रहा है कि दुनिया का चाइना के बाद अगर सबसे बड़ा कोई बाजार है एग्रीकल्चर का तो वो भारत है। 150 करोड़ की आबादी, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, उनको कैटर करने के लिए अब अगर हम इस रास्ते इंटर कर जाते हैं तो बहुत कमाल का होगा। और याद कीजिए यही कारण था, भारत सरकार उस वक्त समझ नहीं पाई या इनके ऊपर दबाव डाल करके इनको समझा दिया गया कि कॉर्पोरेट आएगी, वो छोटे छोटे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनका इनकम बढ़ेगा, उनको मदद मिलेगा, फाइनेंशियल मदद मिलेगा, रेंट पर उनकी जमीनें ले ली जाएंगी और बढ़िया आपको एग्रीकल्चर में मान लीजिए कि सब्जी उगाएंगे, फल उगाएंगे, साग सब्जी उगा करके हम पैसा कमाएंगे, उसका एक मोटा हिस्सा उनको देगा, उनको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है, रेंट पर उनकी जमीनें ले लेंगे। और इसका डिस्प्यूट अगर होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है या एडीएम लेवल का, एसडीएम लेवल का अधिकारी वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेगा। मतलब किसान और कॉरपोरेट का जो हैंडलिंग करेगा डिस्प्यूट का, वो हैंडल करेगा कौन? एसडीएम के लेवल का अधिकारी। और अगर एसडीएम का लेवल का अधिकारी बिक गया, जो कि बिकना ही है मोस्ट ऑफ दी केसेस में, तो कॉरपोरेट वाले उनको पैसा देंगे और अपने हिसाब से सारा फैसला करवाते चले जाएंगे। ये उस कृषि बिल का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। ये बात ठीक है कि कृषि में कैपिटल की आवश्यकता है भारत को, वरना किसानों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। लेकिन किसानों का जीवन स्तर कैसा सुधार? हम सुधर तो जाएं लेकिन ट्रैप हो जाएं, हम अपने ही जमीन से आगे बेदखल हो जाएं और उसके बाद हम भिखारी हो जाएं। तो जीवन स्तर सुधारने के चक्कर में 5-10 साल तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि हम उस जमीन से भी चले गए और फिर हमारी क्या हालत होगी। और अगर स्टैंड अलोन केस इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, एक साल में पहले कुछ लोग गए, फिर दूसरे साल कुछ लोग गए, फिर तीसरे साल कुछ लोग गए, इस तरीके से 20-25-30 साल में सारे लोग जमीन से कट गए, या नहीं तो जमीन पर कब्जा हो गया, या नहीं तो वो उनके यहां ही स्लेब बन के रह गए। उसके बहुत सारे स्वरूप हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारा जो मार्जिनल किसान है वो परेशान हो जाएगा। जो बड़े किसान हैं वो तो फिर भी उनकी ताकत है, वो कॉर्पोरेट से भी टकरा सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे भी बड़ी संख्या में आएंगे, तो उनकी ताकत और बढ़ेगी, तो वो कॉर्पोरेट के साथ समझिए कि को पार्टनर हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे मार्जिनल किसान हैं उनकी समस्या बढ़ेगी। और इसी आलोक में अभी जो आप देख रहे हैं ना, जमीनों की ऑनलाइन मैपिंग हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये जो डेटा है, ये सारा डेटा एक कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए बनाई जा रही है। मोटे तौर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा डेटा उनके लिए बनाई जा रही है, लेकिन उसमें नाम दिया जा रहा है कि हम जो डाटा तैयार कर रहे हैं उससे मार्जिनल किसान का ये पता चले कि उनका जमीन कहां पर है, क्या है, कौन किसका मालिक है। अच्छी बात है, ये रखिए, लेकिन अगर इस डाटा का मिसयूज हुआ किसी और पॉलिसी के लिए, वो खतरनाक है। तो हमें और हमारी सरकार दोनों को इस मामले में विजिलेंट रहना है। हमें तो रहना ही है। और अगर सरकार कहीं पर कोई गड़बड़ी कर रही है, किसी भी स्टेट की सरकार कहीं भी कोई पॉलिसी ऐसी ला रही है जिसमें किसानों का अहित हो रहा है, छोटे किसानों का अहित हो रहा है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों वालों का भविष्य अधर में लटकने वाला है, तो वहां पर हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा।
तो ये तो हुआ किसान बिल जो 2020 में आया था, जिसे अब उसे आप कह दीजिए कि खालिस्तानी का आंदोलन, चाहे कोई आंदोलन कहिए, लेकिन ये दो तीन जो उसमें कायद नियम थे, उस नियम को बदलना बेहद जरूरी था और वो भारत के किसानों के लिए कंसर्न का था। बाद में मोदी जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने वापस किया। बाद में मोदी जी ने जो ये कहा कि हम किसान भाइयों को समझा नहीं सके, असल में मोदी जी समझ गए कि ये मामला क्या है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, दिक्कतें हैं। तो वो जब वो समझ गए कि नहीं, ये तो इसकी आड़ में कुछ और भी खेल चल रहा है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स कहीं इस तरह की नीति बना रहे हैं जो हम तो कल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन व्यवस्था तो रहेगी, हमारे किसान भाई तो रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, उनके बेटे रहेंगे, उनके बेटे नहीं रहेंगे, फिर उनके बच्चे रहेंगे, इस तरह से वो चलते रहेगा। तो हम उनको आज एक ऐसे दलदल में ना डाल दें जो आज से 50 साल के बाद उनके लिए परेशानी हो जाए और हमारा भारत ही गुलाम बन जाए। आपको देखने में लगेगा कि नहीं, भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें पैसा लगा रहा है, लेकिन भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर को पता चला है कि विदेशी फंडिंग आ रही है। तो एंड ऑफ द डे हमारा जमीन जो है सो विदेशी कंपनी के पास गिरवी रह गया। गिरवी रख गया मतलब अगर हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्लॉज है कि भाई इतने दिन का देना पड़ेगा, अगर ये उपज नहीं हुई तो फिर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। मल्टीपल उसमें क्लॉजेज हैं जो किसानों को फायदा कम, नुकसान लॉन्ग रन में ज्यादा करवाता। और इसलिए वो जो 3 कृषि कानून थे उसे काला कानून कहा गया और भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। 383 दिन के डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो कृषि कानून बहुत अच्छा था, उससे किसानों का भला होता, खालिस्तानी आ गए थे, खालिस्तानी आए थे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत के किसान ने इस मुद्दे को उठाया था और वो शुद्ध और सही मुद्दा था जो किसानों ने उठाया था और हमारी सरकार को ठीक है बाद में समझ में आई, 383 दिन के बाद समझ में आई, लेकिन समझ में आई बात और वो समझ गए कि हाँ ये हमारे किसानों के हित में नहीं है और उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लिया। उसमें जो सबसे कठिन क्लॉज था वो यही कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज था, ये सबसे कठिन था क्योंकि उसका रिड्रेसल एसडीएम लेवल का अधिकारी करता। खैर ये सब तो हुई कृषि कानून की बात, ये तो बीत गई। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी मित्रों ये है कि अमेरिका एग्रीकल्चर और डेयरी में भारत की बाहें मरोड़ना चाह रहा है और ये महीना जून और जुलाई का महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी महीने में भारत सरकार के खिलाफ भीसियस कैंपेन चलाए जाएंगे और भारत सरकार को अब यहीं पर नजर रखनी है कि वो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। अब जैसे एक गलती हो गई नीट पेपर लीक की, दूसरी गलती हो गई सीबीएसई का स्कैम की, उसके पहले गलती हो गई यूजीसी एक्ट की। ये सारी जो गलतियां हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं। हालांकि संजय राउत ने तो कहा है कि अभिजीत दीपके के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी अमेरिका में और ये जो कॉकरोच पार्टी बना है वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर बना है। अब ये बात कह रहे हैं संजय राउत, हो सकता है संजय राउत को कहीं से कोई स्पेशल ब्रीफिंग आई हो, किसी इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया हो, या वो कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है 1 to 1 कि तुम 6 जून को क्या क्या करोगे और हमारे यहाँ पेपर लीक होने जा रहा है नीट का और फिर हम ये स्कैम करवा रहे हैं सीबीएसई में, यूजीसी के लिए भी हमने एक्ट बनवा लिया है। ये तीनों मामले ऐसे हैं जिसमें जेन जी जो हैं वो यंगस्टर जो हैं वो सड़क पर आने वाले हैं। इसी मौके को तुम भिड़ा लो और अपनी एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दो, तुम आंदोलन करने के लिए चले आओ, फिर तुमको हम थोड़ा बायां दायां प्रदर्शन करके फिर तुमको खत्म कर देंगे, ये पूरा मुद्दा फूस हो जाएगा। ये कहना है किनका? संजय राउत का, कि ऐसी प्लानिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की। और अकेले संजय राउत नहीं कह रहे हैं ये बात, ये बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, सुधी पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभिजीत दिबके को एयरपोर्ट पर परमिशन मिल गया सेम डे में, और परमिशन ही नहीं मिला, पुलिस उनको स्कॉट करके पहुंचा दी जंतर मंतर पे कि आइए अब यहीं से प्रदर्शन शुरू कर दीजिए, आप क्यों इंतजार कीजिएगा, आपको किसी थाने की जाने की जरूरत नहीं है, आइए आपका प्रदर्शन बहुत बल्ला बल्ला, हम भी आपके प्रदर्शन को देखेंगे। पुलिस वहां पर चाक चौबंद थी, किसी को कोई एक डंडा भी नहीं मारा, किसी को कुछ नहीं कहा, बैरिकेटिंग और एटिकेटिंग किया वो अलग बात है, सिक्योरिटी के इंतजाम किए, लेकिन प्रदर्शन में कोई खलल नहीं डाला पुलिस ने। तो बड़े बड़े सुधी पत्रकार कह रहे हैं कि ऐसा कैसा हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए तो जरूरी है कि मोदी और अभिजीत की कहीं मुलाकात हुई हो,
मोदी ने अभिजीत दीपको को कहा है वो कि आप ये आंदोलन ले लो, वरना ये कांग्रेस पार्टी लेके चली जाएगी, समाजवादी पार्टी लेके चली जाएगी, दूसरी पार्टियां लेकर के चली जाएगी। अब ममता जी नहीं है, खत्म हो गई, वो अलग विषय है। नहीं इन्होंने का मतलब उनकी पार्टी खत्म हो गई, तो वो अलग विषय है। लेकिन ये लेके चले जाएगा, हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो एक अभिजीत दीपको को खड़ा कर दिया कॉकरोच पार्टी बना करके, बल्कि ये भी कह दिया कि चीफ जस्टिस ने, मैं उनको बोल दूंगा सभी लोगों को बोलने के लिए कॉकरोच, और वो कॉकरोच बोल देंगे। अब बस तुम वहीं से कॉकरोच शब्द ले लेना और कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस कर देना, और फिर हम तुमको सारी सुविधा मुहैया करा देंगे। ये कहना है श्रीमान संजय राउत का। तो संजय राउत के बारे में अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन संजय निरुपम, उन्हीं के हम नाम है, वो राउत हैं, ये निरुपम है। संजय निरुपम ने एक बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उसको यहां दोहरा नहीं सकता, लेकिन आप उनको सुनिए जरूर। सोशल मीडिया पर वो वीडियो मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको, कहीं भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, कि संजय निरुपम संजय राउत के बारे में क्या कह रहे हैं। बस इतना ही आपको टाइप करना है, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। बाकी हमें बताने की जरूरत नहीं है कि संजय निरुपम क्या कह रहे हैं संजय राउत के बारे में, क्योंकि उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं जिन शब्दों का इस्तेमाल संजय निरुपम कर रहे हैं संजय राउत के बारे में। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अब ये जो कवायद है इसी जून महीने से शुरू हुई है और जुलाई में ट्रेड डील साइन होना है। आज भी अमेरिका अपनी ताकत लगा रहा है कि भारत एग्रीकल्चर और डेयरी पर हमारी बात मान ले। मतलब कल अमेरिका का दूध हमें 20 रुपए में मिल सकता है। क्यों? कल अमेरिका का गेहूं, अमेरिका का पनीर, अमेरिका का चीज, अमेरिका का फल, सब्जी, सब कुछ सस्ते में। भाई 17 घंटे लगते हैं फ्लाइट को वहां से यहाँ आने में, और जहाज आ जाएगा तो फिर बात ही क्या है। बाकी चीजें जो है एडिबल चीजें हैं वो जहाज के माध्यम से आ जाएंगी, बाकी कार्गो वहां से फटाफट फटाफट उड़ान भरना शुरू कर देगा और आपके सुपरमार्केट में ये सारे प्रोडक्ट पहुंचने लगेंगे। 20 रुपए किलो दूध मिलने लगेगा, फिर आप दूध खरीदने लगेंगे, फिर चीज खरीदने लगेंगे, फिर फल सब्जी खरीदने लगेंगे, सस्ता मिलने लगेगा आपको, और धीरे धीरे आपकी हालत खत्म हो जाएगी, आपके किसान खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो कीमत बढ़ाएंगे और फिर आपकी गर्दन पकड़ेंगे। उनकी रणनीति ये है, भारत के किसानों को तबाह करना, भारत के फूड इंडस्ट्री को तबाह करना, भारत के फूड मार्केट को कब्जा करना, भारत के एग्रीकल्चरल बाजार को कब्जा करना, और भारत के दुग्ध उत्पादन को अपने कब्जे में लेना। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की बड़ी बड़ी फार्म हाउसेस होते हैं, फार्में होती हैं जिसमें हजारों गाय, हजारों भैंस इस वहां से उपजता है, और ये कॉरपोरेट कंपनियां ही चलाती हैं। वहां किसान मुश्किल से 1-2% भी नहीं होंगे। तो ये कॉरपोरेट कंपनियों का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और उसी को लेकर के श्रीमान बिल गेट्स यहां पर लॉबिंग कर रहे थे। तो डीप स्टेट कहां कहां घुसा हुआ है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये जून का महीना और जुलाई आखिर तक, जुलाई डेडलाइन है जबकि भारत और अमेरिका को ट्रेड डील साइन करना है। जून के महीने में थंडर स्टॉर्म बहुत आने वाला है, और इस थपेड़े को भी भारत सरकार को झेलना है, खासतौर से मोदी को झेलना है और भारत को भी झेलना है। ऐसी परिस्थिति में भारत को गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबकी कीमत न चुकानी पड़े, इसलिए मोदी को अलर्ट रहना पड़ेगा। और अभी तत्काल मोदी के साथ खड़े रहिए और मोदी को कहिए कि चाहे कोई भी कीमत हो, आप इस एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के मामले में ट्रेड डील में कोई समझौता मत कीजिए जिससे भारत का किसान और भारत का डेयरी मर जाए। किसी भी सूरत में भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता, और भारत की संप्रभुता भारत के किसानों के साथ है, भारत के डेयरी उद्योग के साथ है। ये दोनों महत्वपूर्ण सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, डेयरी उद्योग भी। तो भारत की आत्मा कृषि में ही बसती है। आज भी 65 से 70% आबादी गांव में ही रहती है, और एग्रीकल्चर ही उनके सोर्स हैं, जीने का साधन है। इसलिए हमें अपनी कृषि को बचाना होगा। जून का महीना बेहद इंपॉर्टेंट है।
हमें अपनी सरकार के साथ भी खड़ा रहना पड़ेगा और सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना पड़ेगा ताकि ये ट्रेड डील डर से न कर लें। तो उन्हें कहें कि आप घबराओ मत, पूरे देश की जनता आपके साथ है। अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने हैं और अमेरिका को अब उसकी भाषा में समझाने का वक्त आ गया है। ये अब मोदी को करना पड़ेगा। तो खबरदार मोदी जी, आप भी गांव, गरीब, किसान की कीमत नहीं चुकाना है आपको। आपको गांव, गरीब, किसान की कीमत पर कुर्सी चले जाए तो चले जाए, जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जाएगा नहीं, कोई लेगा नहीं। आप बस मजबूती से कह दीजिए कि हम कृषि प्रोडक्ट पर, कृषि के मुद्दे पर कोई समझौता ट्रेड डील में नहीं करेंगे। अमेरिका हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो जून और जुलाई दोनों महीने में सतर्क रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।